हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने काव्य गुण पर बातचीत किया था और उम्मीद है कि आपको वो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कई कमेंट्स भी आए और कई कमेंट्स इस उम्मीद से आए कि आप साधारणीकरण, रस निष्पत्ति और जो विभिन्न टॉपिक्स हैं उन पर भी बातचीत कीजिए। तो निस्संदेह हम लगातार यूजीसी नेट और यूपी हायर एजुकेशन और टीजीटी पीजीटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे या फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट होंगे उन पर मैं आप लोगों से लगातार जुड़ा रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी जुड़े रहेंगे और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आज मैं बातचीत करूँगा काव्य दोष पर। जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य गुण और काव्य दोष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का काव्य के सौंदर्य में क्या रोल है उस पर हम बातचीत किए थे। खासतौर से काव्य गुण किस तरीके से सौंदर्य को बढ़ाता है और काव्य दोष जो किस तरीके से कविता के सौंदर्य को प्रभावित करता है, इस पर हम बातचीत करेंगे कि काव्य दोष आखिरकार है क्या, उसके कुल कितने भेद हैं और किन किन लक्षणों के आधार पर हम उसे पकड़ सकते हैं, ताकि परीक्षा में जब भी हम जाएं और किसी भी तरीके का काव्य दोष से संबंधित सवाल आए तो हम पूरा 100% उसे सही कर आएँ। तो देखते हैं कि काव्य दोष क्या है। काव्य दोष को लेकर विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग अपना विचार प्रकट किया है, जिसमें कि अग्नि पुराण के माध्यम से ये कहा गया है। अग्नि पुराण इनके अनुसार अग्नि पुराण इसके अनुसार ये माना गया है कि उद्वेग जनको दोष, मतलब काव्य में जो उद्वेग पैदा करता हो, उद्वेग पैदा करने वाला ही काव्य दोष कहलाता है। ये अग्नि पुराण के माध्यम से है। अब ये उद्वेग क्या है? उद्वेग आपने एक उद्वेलित करने का शब्द सुना होगा, उसी से ये मिलता जुलता शब्द है कि अगर कोई काव्य जिसमें कि आवेश हो, तहस नहस करने की बात कही गई हो, ठीक है, और अराजकता फैलाने की बात कही गई हो, तो वो काव्य दोष के अंतर्गत आएगा। उद्वेग पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस कविता में उद्वेग पैदा करने वाला गुण है तो ये काव्य दोष के अंतर्गत आएगा। ये अग्नि पुराण के अनुसार है। इसमें वामन ने एक परिभाषा दिया, आचार्य वामन, जिन्होंने कि गुण को स्थापित भी किया है और दोष को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि गुण विपर्यात्मनः गुण विपर्यात्मनः दोषः, मतलब वामन का यह मानना है कि जो गुण का विरोधी हो, गुण का विरोधी तत्व दोष कहलाता है। ठीक, जो कविता में काव्य गुण के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसका जो विरोधी तत्व होगा वो काव्य दोष कहलाएगा। ये वामन के अनुसार था। वामन जिन्होंने कि गुण को तो स्थापित किया, और मैंने बताया था कि संस्कृत आचार्यों में सबसे वैज्ञानिक तरीके से कोई भी बात करने की या फिर अपना जो सिद्धांत देते हैं उसमें सबसे आगे हैं। आगे चलकर आचार्य विश्वनाथ ने काव्य दोष पर विचार करते हुए लिखा कि जो काव्य के रमणीय अर्थ में अपकर्षक तत्व को बढ़ावा देता हो वह काव्य दोष के अंतर्गत कहलाएगा। विश्वनाथ ने क्या कहा है उसको ध्यान में रखिए। विश्वनाथ ने कहा, आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण नाम की किताब भी लिखा है, उन्होंने कहा कि काव्य में रमणीय अर्थ, रमणीय मतलब सुंदर अर्थ को अपकर्षक बनाते हों, एग्जैक्ट यही वर्ड उन्होंने यूज किया है, अपकर्षक बनाते हों, वो क्या है? काव्य दोष है। अब काव्य अपकर्षक क्या है इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक शब्द है उत्कर्ष, मतलब किसी चीज़ में उसके सौंदर्य को बढ़ाना, उत्कर्षक, उसी का विलोम है अपकर्षक, मतलब अर्थ को नीचे गिरा देना। ठीक है, तो काव्य के रमणीय अर्थ को जब कोई तत्व नीचे गिराता है तो वो काव्य दोष कहलाता है। तो उम्मीद है कि इन 3 परिभाषाओं से आपने काव्य दोष के बारे में समझा होगा और काव्य दोष का क्या
कविता के क्षेत्र में महत्व है या फिर उसका क्या योगदान है, उसको भी आपने समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके कुल कितने भेद किए गए हैं और मुख्य रूप से कौन कौन से भेद हैं। जिस तरह से गुण को लेकर आचार्यों के अलग अलग मत थे, उसी तरीके से काव्य दोष को लेकर भी आचार्यों में मतभेद है। आचार्य भरत ने काव्य पर विचार करते हुए, काव्य दोष पर विचार करते हुए जिस तरह से काव्य गुणों की संख्या 10 माना था, उसी तरह से काव्य दोषों की भी संख्या उन्होंने 10 माना था। ठीक, तो 10 दोषों की बात की है आचार्य भरत ने। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 तरह से काव्य दोष कविता में आते हैं। पहला जो है वो है शब्द दोष। इसको अगर हम ध्यान से ऐसे देख ले तो शब्द के आधार पर दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष और एक आया नया रस दोष। ठीक है, अब तक हम शब्द और अर्थ पर ही बात कर रहे थे। इसमें काव्य दोषों के अंतर्गत रस दोष भी महत्वपूर्ण है कि कविता में किस तरीके से रसों के बारे में चर्चा की जाती है और वो एक काव्य दोष के रूप में बदल जाते हैं। कब होते हैं? जब हम रस दोष पर बातचीत करेंगे तब। और शब्द दोष, अर्थ दोष, कैसे शब्दों के माध्यम से काव्य में दोष उत्पन्न हो जाता है और कैसे अर्थों के माध्यम से या फिर जो निरर्थक अर्थ हैं या फिर कोई ऐसा शब्द आए जिसका अर्थ काव्य में दोष उत्पन्न कर दे, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जो शब्द दोष महत्वपूर्ण है वो है काव्य दोष जो महत्वपूर्ण है वो है शब्द दोष। इसमें कई तरीके के दोष आते हैं और परीक्षाओं में बहुत ही इनका महत्वपूर्ण रोल है। पहला है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटुत्व दोष, इसके शाब्दिक अर्थ में ही छिपा हुआ है कि जो सुनने में बहुत ही कड़वा लगे, अप्रिय लगे, वैसा दोष। ठीक है, तो अब ये उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो सुनने में, इसको आप लोग नोट भी करते जाइए, सुनने में कड़वा या अप्रिय लगे, तो उसमें कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष होगा। इसके शब्द में इसका अर्थ पूरा छिपा हुआ है, लेकिन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो सुनने में कड़वा या अप्रिय लगे, उस दोष को क्या कहते हैं। एक वाक्य में पूछ देगा और आप 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो श्रुति कटुत्व दोष है। अब इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि ये कैसे श्रुति कटुत्व दोष आता है। तो है भर्त्सना, भर्त्सना से भीत हो यह बाल तब चुप हो गया। ठीक है, भर्त्सना से भीत होकर यह बाल तब चुप हो गया। अब इसमें जो भर्त्सना शब्द आया है, भर्त्सना, जैसे जब कोई बोलता है कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ या आलोचना करता हूँ, वही शब्द है यहाँ पर। तो इसमें ये शब्द जो है सुनने में बहुत ही कड़वा लग रहा है, अप्रिय लग रहा है, तो इस उदाहरण में ये क्या है? श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पहला जो दोष है आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे दोष की तरफ हम जा रहे हैं, देखते हैं कि वो कौन सा दोष है और उसका कौन सा उदाहरण है। ठीक है, दूसरा दोष ये है कि च्युत संस्कृत दोष। च्युत संस्कृत, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। श्रुति कटुत्व दोष तो आप अगर कंसंट्रेट होकर थोड़ा सा अपना IQ लेवल लगाएंगे तो इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। लेकिन च्युत संस्कृत दोष जो है ये कई बार पकड़ में नहीं आता है। ये क्या है? जब कोई किसी काव्य में व्याकरण नियमों के विरुद्ध कोई शब्द आए, व्याकरण नियमों के विरुद्ध। आपको मालूम है कि हर भाषा किसी न किसी व्याकरण से जुड़ी हुई है और अगर उसके विरुद्ध या विपरीत नियमों का प्रयोग किया जाए तो उसमें क्या होगा? च्युत संस्कृत दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब इसमें उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करें। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आ जाता है कई बार कि व्याकरण नियमों के विरुद्ध
अगर कोई दोष उत्पन्न हो तो उसको क्या कहते हैं? तो विकल्प दिया रहेगा, उसमें जो सही ऑप्शन रहेगा वो च्युत संस्कृत दोष रहेगा। अब उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूँ कि एक उदाहरण है कि रति की लावण्यता, सरस्वती की चातुर्यता, ठीक है, लक्ष्मी की कौटिल्यता, सीता का सतीत्व प्रसिद्ध है। ये एक मान लीजिए पंक्ति आ गई। तो इसमें अब कौन सा दोष है? इसमें च्युत संस्कृत दोष है। कैसे? ये लावण्यता, चातुर्यता, कौटिल्यता और सतीत्व, ठीक है। इसमें लावण्यता की जगह पे क्या होना चाहिए? केवल लावण्य। उसी तरीके से चातुर्य, ये सब शब्द जो आए हैं ये व्याकरण के विपरीत आए हैं, विरुद्ध रूप में आए हैं, ठीक है। कौटिल्यता की जगह पे कौटिल्य, ठीक है। तो खुद सही रहता अगर ये शब्द आते तो, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है कि ये विशेषण में भी अतिरिक्त व्याकरण नियमों का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि इस कविता में काव्य दोष के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि यह व्याकरण नियमों के विरुद्ध है, ठीक है। तो च्युत संस्कृत दोष हो जाएगा इसमें। तो उम्मीद है कि ये दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे दोष के बारे में समझ जाएं। तो तीसरा दोष कौन सा है? तीसरा दोष है, ये भी परीक्षाओं में बहुत आता है, ग्राम्यत्व दोष, ठीक। ग्राम्यत्व दोष, ये ग्राम्यत्व दोष क्या है कि जब बोलचाल या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए, जब कविता में बोलचाल या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया जाए, लिख देते हैं इसमें बोलचाल या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम्यत्व दोष हो जाएगा। अब उदाहरण के लिए, कई बार आप गांव में खूब नए नए शब्दों का प्रयोग सुनते होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं, तुम तो निखबक गंवार हो, तुम तो निखबक गंवार हो। अब आप देख रहे हैं कि निखबक जो शब्द आया हुआ है यह एक बोलचाल और ग्रामीण शब्द है। इसकी वजह से कविता में जो काव्य दोष उत्पन्न हो रहा है वो ग्राम्यत्व दोष है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो कि अलग अलग गाँव में अलग अलग तरीके से विकसित रहते हैं और वहाँ के लोग उसके अर्थ को समझते हैं। कई बार आप देखते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे या फिर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो काफ़ी थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन हो जाता है, वहाँ की बोलचाल में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और जो लोकल शब्द होते हैं जिसको देशज शब्द कहते हैं वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो एक मैंने उदाहरण दिया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण हम देखें। अगला काव्य दोष कौन सा है? वो काव्य दोष है अश्लीलत्व दोष। इसके भी शब्द में अर्थ छिपा हुआ है कि जब कविता में कोई अश्लील शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पर अश्लीलत्व दोष हो जाता है, ठीक है। ठीक जैसे कोई बोले कि मारेंगे पैंट गीला हो जाएगा या फिर पीला हो जाएगा, कई बार आपने सुना भी होगा इस तरीके के शब्दों को, तो वो किस में आ जाएगा? अश्लीलत्व दोष में आ जाएगा, ठीक है। तो अश्लील शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाए वहाँ पर अश्लीलत्व दोष हो जाता है। और भी चीज़ों को आपने सुना होगा कि ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। मारेंगे बैठ जाओगे, मारेंगे, और भी जो शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूँ जो कि अश्लील हैं, आप तुरंत पकड़ लेंगे, लेकिन व्याकरण है, इसको समझना जरूरी है, इसलिए उदाहरण देना पड़ रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ कि मारेंगे ना पैंट गीली हो जाएगी। अब इसका क्या है? अश्लीलत्व दोष हो जाएगा इसमें।
कई बार आप कुछ वीडियोज जो वायरल हो जाती हैं जिसमें गाली गलौज रहता है तो वहाँ पर टूं टूं की आवाज़ लगा दी जाती है ताकि जो आम जनता है वो उसको न सुन पाए, लेकिन ये एक संकेत के रूप में वो खुद जो आवाज़ है वो बता देती है कि यहाँ पर गाली का प्रयोग हुआ हो या फिर अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो अब समझ में आपको आ गया होगा। अगला उदाहरण, अगला हम काव्य दोष देखें कि कौन सा होता है। अगला काव्य दोष है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व दोष ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। ये कैसे कविता में आता है और दोष के रूप में उभर जाता है। अप्रतित्व दोष मतलब कि लोक व्यवहार में जो शब्द नहीं प्रयोग होते हैं और उनको कविता में प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ पर अप्रतित्व दोष हो जाता है लोक व्यवहार में। ठीक, लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शब्द जब कविता में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो किस में आ जाते हैं, अप्रतित्व दोष में आ जाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के हिसाब से देखें। उदाहरण में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देता है। मैंने लिख दिया विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देता है। ठीक है, तो इसमें जो विस्मय शब्द आया है ये अप्रतित्व दोष के अंतर्गत आया है, क्योंकि आप बहुत कम सुनते होंगे इसका प्रयोग लोक व्यवहार में होता हो, लेकिन ये कविता में प्रयुक्त हो गया है। विस्मय, विष माने तो आपने जहर सुना होगा, लेकिन विष माने जल भी होता है। ठीक है, तो उसके अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है जो कि बहुत कम प्रयोग व्यवहार में आता है, लोक व्यवहार में बहुत कम आता है, तो इसलिए इसमें दोष आ गया है। ठीक है, अगला जो दोष है वो है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्ट शब्द आपने सुना होगा, क्लिष्ट माने कठिन, उसी से मिलता जुलता शब्द है ये। लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लिष्टत्व दोष ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मतलब क्लिष्ट से बना हुआ शब्द है ये क्लिष्टत्व दोष। ये क्या है कि जब दृष्ट पदों में प्रयुक्त गणितीय आधार पर कोई शब्द प्रयोग किया जाता है जो कि कठिन हो जाता है। क्लिष्ट माने कठिन शब्दों का प्रयोग, कठिन शब्द या फिर दृष्टकूट पद। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सूरदास के साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद पाए जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। दृष्टकूट पदों में जब गणितीय सिद्धांतों को प्रयोग में किया जाता है, गणितीय सिद्धांत लाया जाता है तो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष हो जाता है। अब कैसे, जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी, तो इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि एक सूरदास का पद है, उसकी दो पंक्तियों को मैं ले रहा हूँ कि नखत ग्रह वेद जोरिके। ठीक, जोरिकर को बरजे हम खात, को बरजे हम खात। अब देखेंगे कि इसमें कैसे क्लिष्टत्व दोष आया हुआ है कि नखत ग्रह वेद जोरिके को बरजे हम खात। ये जब उद्धव और गोपियों का संवाद होता है तो उसी में ये कथन आया हुआ है। तो इसमें नखत, कुल नक्षत्रों की संख्या कितनी है 27 और ग्रहों की संख्या 9, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे ज्योग्राफी के हिसाब से तो अब क्या हो गया 8 हो गया है, लेकिन 9 ग्रह होते हैं, नवग्रह। ठीक है, और वेद 4, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा। तो और इसको आधा कर दिया जाए, इसमें अर्ध करी को बरजे हम, यहाँ पर अर्ध मैं भूल गया हूँ तो यहाँ पर अर्ध करी। ठीक है, तो इसका आधा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखने में तो ये ऐसे 20 लिखा है, लेकिन गोपियाँ इसको 20 के रूप में करें। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें सीधे सीधे कहा जा सकता है कि कृष्ण के गोकुल में न होने के कारण से हम लोग विष खा खा कर जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि नखत ग्रह वेद जोरी के अर्ध करी को बरजे हम खा। तो ये क्या हो गया, मैंने गणितीय हिसाब से बताया भी कि 27
9 और 4 को जोड़ा तो 40 हो गया, और उसका आधा कर दिया तो क्या हो गया, 20 हो गया। और ये 20 अंक नहीं बल्कि जहर के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो इतना इसको दिमाग लगाना पड़ रहा है, रीजनिंग लगाना पड़ रहा है। तो ये कौन सा दोष हो गया, क्लिष्टस्थ दोष हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आपका शब्द दोष के अंतर्गत जितने भी दोष आए थे उनका मैंने उदाहरण दिया। अब हम देखते हैं कि अर्थ दोष के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। खास तौर से अर्थ दोष में अर्थ का घसीटना, जो ज़्यादातर अर्थ को घसीटने का प्रयास किया जाता है, वही दोष के रूप में आता है। अर्थ का घसीटना का मतलब है कि रूढ़ या प्रयोजन के बिना लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, अर्थ को घसीटना मतलब खींचना है इसको, ये इसके दोष के अंतर्गत आता है। मतलब कि जो रूढ़ या प्रयोजन मूलक शब्द होते हैं उनका बिना प्रयोग किए लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, शब्दों का प्रयोग करना। अब जब हम इसको उदाहरण देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद संवाहन करने को कहा। थके हुए गुरुदेव ने अपने शिष्य से पद संवाहन करने को कहा। अब क्या हो गया, ये शब्द क्या है, लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त किया गया है, जो कि न ऋण के रूप में आता है न किसी प्रयोजन के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पद संवाहन मतलब पैर दबाना। कई जगह आपने देखा होगा कि टीचर्स जो होते हैं बच्चों से सेवा सत्कार के रूप में पैर दबाने का भी काम करते हैं, जो कि अब धीरे धीरे कम होने लगा है। बच्चे बहुत तेज तर्रार आने लगे हैं। लेकिन पहले ज़माने में कोई लोगों को लगता था कि जब तक सर का या फिर अपने गुरुजी का हमने पैर नहीं दबाया तो हमें वो अभी ठीक से शिक्षा नहीं मिली। उसी का उदाहरण दिया गया है कि गुरुजी थके हुए हैं और उन्होंने अपने शिष्य से पद संवाहन करने के लिए कहा, मतलब पैर दबाने के लिए कहा। तो ये जो शब्द है इसके वजह से इसमें अर्थ दोष उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से परीक्षा में थोड़ा ऐसे कम ही आते हैं। ज़्यादातर जो मैंने शब्द दोष के बारे में बताया वो है। अब हम रस दोष के बारे में बात कर लेते हैं कि रस दोष क्या होता है। इसमें एक शब्द प्रयोग किया जाता है स्व शब्द वाच्यत्व। ठीक है, रस दोष के अंतर्गत इस शब्द का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और रस दोष कहाँ कहाँ होता है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भावों के माध्यम से जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वो काव्य का सौंदर्य न बढ़ाकर उसमें दोष उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मुख सुखाही लोचन भवहीं, मुख सुखाही लोचन श्रवहीं, लोचन श्रवहीं, शोक न हृदय समाय, शोक न हृदय समाय। ये तो पहली पंक्ति थी। दूसरा है कि मनहु करुण रस कटकहीं, मनहु करुण रस कट कहीं। ठीक है, उतरी अवध बजाए, उतरी अवध बजाए। ठीक है, तो ये दो पंक्तियां हैं जिसमें कैसे रस दोष उत्पन्न हो रहा है उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। रस दोष कहाँ कहाँ हो, शोक न हृदय समाय, इसके आने की वजह से, और करुण रस। ठीक, यहाँ पर करुण रस का भी प्रयोग किया गया है। उसका जो स्थायी भाव है शोक, उसको भी
प्रकट कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा रस दोष उत्पन्न हो रहा है। एक चीज़ और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मैंने अलंकार पढ़ा दिया है और इसमें एक मनहू शब्द आया हुआ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि रस दोष का मैंने जो उदाहरण दिया है उसमें कौन सा अलंकार है। दोष तो आप समझ गए कि रस दोष है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पकड़ लेंगे कि कविता में कौन सा दोष उत्पन्न हो रहा है, कैसे कैसे दोष उत्पन्न हो रहा है। तो हमने काव्य दोष पर विचार करते हुए विभिन्न आचार्यों द्वारा परिभाषा दिया, उसके बाद भेद पर हमने बातचीत किया। मुख्य रूप से 3 काव्य भेद किए जाते हैं, शब्द, अर्थ और रस। शब्द जो दोष है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें मैंने 4-5 दोषों के बारे में विस्तार से चर्चा किया और उदाहरण भी दिया, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अर्थ दोष पर बातचीत किया, फिर रस दोष को लेकर मैंने एक उदाहरण बताया कि किस तरीके से रस के माध्यम से भी दोष उत्पन्न हो जाते हैं कविताओं में। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा मेरी बात, और आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आखिरी का जो मैंने उदाहरण दिया उसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।